अब देखो स्टार्ट हम कर रहे हैं गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग। तो गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग क्या कहता है कि कोई भी ट्रांजेक्शन है वो डेबिट और क्रेडिट क्यों होता, उसके नेचर से होता। ठीक है। तो अकाउंट हमारा बड़े लेवल से जो होते हैं हमारे तीन टाइप के होते हैं। कौन कौन से? पर्सनल, रियल और नॉमिनल। और नॉमिनल को हम नॉन रियल भी बोलते हैं। ठीक है। बस तीन ही है, या पर्सनल होगा, रियल होगा, या नॉन रियल या नॉमिनल, एक ही बात। तो ये क्या बोलते हैं वो देख लेते हैं। देखो, ये एक चार्ट बना हुआ। ये अब इसमें देखो पर्सनल बता रहा है, पर्सनल अकाउंट। तो पर्सनल अकाउंट क्या कहता है? ये जो रिसीवर है उसको डेबिट कर दो। रिसीवर को क्या करना? डेबिट करना है। और जो गिवर है उसको क्रेडिट करना। रिसीवर को डेबिट करना, और जो गिवर है उसको क्रेडिट करना। जैसे हम किसी को उधार पैसा दे रहे हैं, तो रिसीव कौन कर रहा है? सामने वाला कर रहा है ना। तो हम उसके जो अकाउंट बनाएंगे उसका जो नाम रखेंगे, उसके लीडर को क्या कर देंगे? डेबिट कर देंगे। और जब वो हमें पैसा लौटाएगा तो वो क्या हो जाएगा? गिवर हो जाएगा उस कंडीशन में। तो उस समय हम उसको क्या कर देंगे? क्रेडिट कर देंगे। ठीक है। ये क्या बोलता है? रियल अकाउंट बोलता है। अब रियल अकाउंट क्या बोलता है? रियल अकाउंट ये कहता है कि जो वर्ड्स कम्स इन डेबिट, जो चीज बिजनेस में आ रही है उसको डेबिट कर दो। जैसे हमने फर्नीचर खरीदा, तो फर्नीचर खरीदा तो फर्नीचर बिजनेस में आ रहा है, वर्ड कम इन, तो उसको डेबिट कर दिया। उसके बाद फर्नीचर 5 साल बाद पुराना हो गया, हमने उसको बेच दिया, तो हमें पैसे मिलेंगे। तो पैसा डेबिट हो जाएगा, व्हाट कम इन। बिजनेस में आ क्या रहा? पैसा। तो हम पैसे को डेबिट कर देंगे। और बिजनेस से जा क्या रहा? फर्नीचर। तो फर्नीचर अकाउंट को क्या कर देंगे? क्रेडिट कर देंगे। तो ये रियल अकाउंट हो गया जो किसी वस्तु से संबंध रखता। और पर्सनल अकाउंट व्यक्ति या किसी संस्था से संबंध रखता। अब उसके बाद है नॉमिनल अकाउंट। उसके बाद क्या? नॉमिनल इन नॉन रियल। ये क्या कहता कि एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आर डेबिट, कि जो एक्सपेंस है मतलब खर्चा, लॉस को कहते हैं हानि। तो अगर आपका एक्सपेंस हुआ या कोई नुकसान आपको हुआ, तो उसको आप क्या कर दो? डेबिट कर दो। और आपको अगर कोई इनकम हुई है या कोई गेन हुआ, मुनाफा हुआ, तो उसको आप क्या कर दो? क्रेडिट कर दो। ठीक है। तो अब इसका उदाहरण समझ लेते हैं। जैसे मान लो हमने सैलरी दी। सैलरी हम दे रहे हैं, तो सैलरी हमारा क्या? खर्चा। तो हम क्या करेंगे? सैलरी अकाउंट डेबिट, तो सैलरी नाम का लीजर बनेगा। सैलरी अकाउंट डेबिट हो जाएगा। ठीक है। दिया। पर टू लिख देंगे किसको? सैलरी के बदले क्या देते हैं? पैसा। ये बैंक से देंगे या कैश देंगे? दो ही चीजें। तो अगर हम सैलरी कैश में दे रहे हैं तो बिजनेस से कैश कम हो रहा, तो इसमें रियल अकाउंट का रूल लग जाएगा कि जो चीज वस्तु मतलब बिजनेस से कम हो रही है, जाने का मतलब कम होना। ठीक है। तो हम कैश को क्रेडिट कर देंगे। और उसके बाद बैंक ने हमें अगर ब्याज दिया, तो ये तो खर्चे के लिए हो गया। अब बैंक ने हमें ब्याज दिया, तो बैंक क्या करता? ब्याज देता तो क्या करता कि जो हमारी बैंक अकाउंट है उसका बैलेंस बढ़ा देता। जैसे मान लो मुझे मेरे खाते का बैलेंस 25,000 था। अब बैंक ने मुझे 575 रुपये ब्याज दिया, तो मेरा खाते का बैलेंस कितना हो जाएगा? 25,575 रुपये। तो उसमें हम क्या करेंगे? तो उसमें देखो, जो बैंक है वो बैंक क्या होता है? एक तरीके से एक पर्सनल अकाउंट है, क्योंकि एक संस्था बैंक। तो हम बैंक अकाउंट को डेबिट करेंगे। क्या करेंगे? बैंक को डेबिट करेंगे। जैसे कोई बैंक हमारा मान के HDFC है, उसको हमने डेबिट किया। क्रेडिट किसको करेंगे? बैंक इंटरेस्ट। ब्याज मिलाना में, तो क्योंकि ब्याज इनकम होती है, इनकम को हम क्रेडिट करते हैं। क्रेडिट क्यों करते हैं? क्योंकि इनकम के बदले क्या मिलता है? ये तो बैंक में पैसा मिलता है या कैश में पैसा मिलता है। तो हमने यहाँ पे बैंक इंटरेस्ट, इसको क्या कर देंगे? क्रेडिट कर देंगे। टू लिख दिया तो मतलब क्रेडिट है। समझ में आया? तो एक बार रिपीट करते हैं। अकाउंट हमारे तीन टाइप्स के हैं। पर्सनल है, जो व्यक्तिगत किसी व्यक्ति या संस्था कंपनी से संबंध रखता है, वो पर्सनल में आ जाएगा। रियल में कोई वस्तु आएगी, कोई सामान आएगा, वो रियल में आएगा। और नॉन रियल या नॉमिनल में क्या? वास्तविक, जो एक्चुअल में नहीं है। हमारे एक्सपेंसेस, हमारी इनकम, वो सब किस में आएंगे? नॉन रियल में आएंगे। तो पर्सनल अकाउंट का रूल क्या है? कि जो रिसीव हो रहा, जो रिसीव कर रहा है, उसको डेबिट करेंगे। वो जो दे रहा है, गिवर है, उसको क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। उदाहरण हमने समझा था कि हमने जैसे रमेश को हमने 5,000 रुपये उधार दिए, तो पाने वाला कौन हो गया? रमेश। तो इस रूल के हिसाब से रमेश को क्या कर देंगे? डेबिट कर देंगे। और फिर रमेश ने 1 महीने बाद पैसे लौटाए हमें, तो रमेश की फिर पोजीशन बदल गई। अब रमेश कौन हो गया? देने वाला हो गया।
तो उसको हम क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। ठीक है, एक वो हो गया। उसके बाद हम रियल अकाउंट में देख रहे थे कि अगर कोई भी चीज हम खरीदते हैं तो हम क्या करेंगे, उसको डेबिट करेंगे। और जब उसको बेचते हैं तो वो बिजनेस से जाती है, इसलिए उसको क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। उसके बाद नॉमिनल। नॉमिनल में क्या था कि खर्च या हानि हो रही है तो उसको डेबिट कर दो। जैसे सैलरी है तो हमने किसी को सैलरी दी, ये किराया दिया, तो किराए के बदले कोई वस्तु थोड़ी है किराया, हमने किसी को सैलरी दी है तो सैलरी को हमने डेबिट कर दिया, खर्चा। वो क्रेडिट हम कैश को करते हैं या बैंक अकाउंट को करते हैं, क्योंकि हम ये तो बैंक से देंगे, ये कैश में देंगे, दो ही तरीके से हम पेमेंट कर सकते हैं, तो सैलरी का या कोई भी खर्चे का। ठीक है, अगर पेमेंट नहीं है। और इनकम के लिए क्या, इनकम को हम क्रेडिट करते हैं, क्यों, क्योंकि इनकम कोई वस्तु नहीं है, इनकम के बदले में पैसे मिलते हैं, ये तो कैश में मिलेगा या बैंक में मिलेगा। तो हम क्या करते हैं, बैंक को डेबिट करते हैं और कैश को डेबिट करते हैं। क्रेडिट किसको करते हैं, इनकम को। सैलरी मिली है, फीस मिली है, कोई भी चीज आपको मिली है तो उसको हम क्या करेंगे, इनकम में है वो, तो उसको क्रेडिट करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखो यहाँ पे मैं ट्रांजेक्शन बताया जा रहा है, उसके द्वारा समझाया जा रहा है कि रोशन इलेक्ट्रॉनिक्स है, कौन है, रोशन इलेक्ट्रॉनिक्स। उसको हमने पेमेंट किया, उसको हमने क्या किया, पेमेंट किया। तो रोशन इलेक्ट्रॉनिक्स एक संस्था है, एक कंपनी है जिसको हमने पेमेंट किया। तो अगर हम पेमेंट करें तो पाने वाला कौन हो गया, रोशन इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया। इसलिए हमने उसको क्या कर दिया, इसलिए हम उसको डेबिट करेंगे। ठीक है, दूसरा, हम पेमेंट किससे कर रहे हैं, बैंक से कर रहे हैं, तो बैंक देने वाला हो गया, एक संस्था है, तो वो पर्सनल अकाउंट है हमारा, तो हमने इसको, दोनों पर्सनल है। ठीक है, तो पाने वाला कौन हो गया, रोशन, वो देने वाला कौन हो गया, बैंक हमारा। तो बैंक का नाम क्या था, आईसीआई बैंक, तो आईसीआई बैंक अकाउंट क्रेडिट कर। समझ लो? अगर पैसा हमें वो मिलते तो उल्टी एंट्री होती, फिर हम क्या करते, बैंक को डेबिट करते, क्योंकि बैंक को पैसे मिल रहे हैं और देने वाला कौन है, दूसरे इन लोग। लेकिन यहाँ पे उल्टा हुआ, यहाँ पे क्या हुआ, हमने पेमेंट किया उसको, तो पेमेंट करेंगे तो हम डेबिट करेंगे रोशन को, वो क्रेडिट करेंगे बैंक को, क्योंकि बैंक का बैलेंस कम हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं, तो ये एंट्री इस तरीके से हो जाएगी, डेबिट और क्रेडिट। देखो, तो एसेट जो हमारी होती है, संपत्ति जो होती है रियल अकाउंट की, वो दो तरीके की होती है। एक होती है टेंजिबल, जो आपको दिखती है, जैसे कंप्यूटर लैपटॉप ये सबको दिख रहे हैं। वो एक होती है इंटेंजिबल, जो आपको दिखती नहीं है, जैसे गुडविल है। आप मेरे पास है तो किसी ने आपको बताया होगा कि वो पढ़ाते हैं, है कि नहीं, गुडविल से है मेरी, वो गुडविल है, वो गुडविल ट्रेडमार्क है, पेटेंट है, लाइसेंस है। ठीक है, तो वो सब आपके क्या है, कॉपीराइट है, रॉयल्टी है, ये सब हमारी इंटेंजिबल एसेट्स होती हैं। मतलब टेंजिबल जो दिखती हैं, इंटेंजिबल मतलब जो दिखती नहीं है, वो भी हमारी वो होती है। जैसे मिठाई की दुकान है, तो शिवपुरी में प्रेम स्वीट मधुरम पास पास में फेमस है, और भी बहुत सारे हलवाई होंगे, लेकिन उनकी दुकान में ज्यादा बिक्री होती है, वहां आप 400 आसानी दे जाओगे। वो कोई गली मोहल्ले में किसी की दुकान होगी हलवाई की, उससे बोलोगे यार थोड़ा कम कर ले, क्यों, क्योंकि उन उसकी गुडविल ज्यादा है, जो मेन मार्केट में बैठा हुआ है। और जो छोटे हलवाई हैं, नए, आप नई दुकान खोलोगे तो आप उस प्राइस में सामान नहीं बेच पाओगे, क्योंकि आपके पास क्या नहीं है, गुडविल नहीं है। तो गुडविल एक्चुअल में संपत्ति होती है जो दिखती है। गुडविल क्या होती है, संपत्ति होती है। अब प्रेम स्वीट वालों ने एक और दुकान खोल दी, तो वहां पे भी आप सामान लेने चले जाओगे, है कि नहीं। लेकिन उसके पास में अगर आप नई दुकान खोलोगे तो उतनी नहीं चलेगी, ये फिर आप अच्छी अपनी गुडविल बना लोगे तो बात अलग है। तो गुडविल भी क्या है, संपत्ति। टाटा नमक है, नमक खरीदते हैं तो टाटा का खरीदते हैं, क्यों खरीदते हैं, उसकी गुडविल है, उसकी वैल्यू है। वो भी हमारी क्या होती है, संपत्ति होती है। जब कोई बिजनेस को आदमी, मतलब बिजनेस आदमी बेचना चाहता है कि यार बिजनेस कर लिया, बिजनेस नहीं करना, तो एक तो उसकी जो रियल प्रॉपर्टी होती है उसके पैसे मिलते हैं, प्लस किसके मिलते हैं, जो उसकी गुडविल है, गुडविल के भी पैसे मिलते हैं। ये इतनी पुरानी दुकान है, चलती दुकान आपको मिल जाए तो उसकी वैल्यू उतनी बनी रहेगी। अब देखो, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन हमें बताया जा रहा है, फर्नीचर हमने खरीदा, तो मैंने बता रखा, फर्नीचर हमारा क्या है, रियल है। तो फर्नीचर बिजनेस में आ रहा है, एसेट बढ़ रही है, तो उसको हम डेबिट कर देंगे। और बदले में क्या जाता, कैश भी रियल होता, तो बदले में कैश दे रहे हैं, तो कैश को हम क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। समझ में आया, फर्नीचर आ रहा है बिजनेस में तो उसको डेबिट कर दिया, और कैश जा रहा है इसलिए कैश को
क्रेडिट कर दो। नीचे देखो ये एग्जाम्पल दिया हुआ। अब देखो फिर आपने माल परचेज किया, तो अगर गुड्स परचेज कर रहे हैं तो एक तरीके का खर्चा आपके लिए, फिर आप सेल करते हो तो आपकी रेवेन्यू आती है, इनकम आती है। तो क्योंकि ये परचेज है तो परचेज खर्च है, मतलब हमारा नॉमिनल अकाउंट है। तो रूल क्या था कि एक्सपेंस होगा तो उसको डेबिट कर दो। तो हम परचेज कर रहे थे इसलिए परचेज को हमने क्या कर दिया, डेबिट। और कैश को हम क्या कर देंगे, क्रेडिट, क्योंकि कैश क्या होगा, जाएगा ना, सामान आएगा। ये हो गया, तो नीचे एंट्री बनी है। तो ऐसी आपको एंट्री करनी है अपने पास, पर्टिकुलर डेबिट और क्रेडिट, दो कॉलम, और दोनों का टोटल क्या होता, बराबर होता। अगर टोटल बराबर नहीं है तो आपने कहीं ना कहीं मिस्टेक कर दी एंट्री कर। अब देखो, वो ये जो हम बना रहे हैं इसको क्या बोलते हैं, जर्नल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जर्नल। जैसे मतलब किराने की दुकानदार का उदाहरण दिया था कि किराने का दुकानदार क्या करता है, एक रजिस्टर रजिस्टर बनाता है, एक कॉपी, जिसमें वो सामान खरीदने को आता है, हाल के उसमें लिख लेता है, अगर उधार है तो, है कि नहीं, लिख लेता है। क्योंकि वो हाल के अगर उसकी मेन एंट्री में कॉपी करेगा तो उसका टाइम बर्बाद होगा। तो वो क्या करता है, उसमें लिखता जाता है, और शाम को बैठता है, वो जब वो फ्री होता तो वो क्या करता, फ्री टाइम में जब ग्राहक कम है तो वो कॉपी से एंट्री, रफ रजिस्टर से एंट्री मेन में उतारता। तो वहां क्या, एक व्यक्ति का एक खाता बना हुआ है। तो अगर कोई मान के लो आया कि भाई साहब मेरा हिसाब कर दो, तो वो कॉपी नहीं देखेगा, वो क्या देखेगा, वो खाता बुक देखेगा, वो निकालेगा, उसमें देखेगा भैया तेरा बैलेंस इतना निकल, बता दे। तो ये किसमें, मैनुअल सिस्टम में होता था। कंप्यूटर सिस्टम क्या हो गया, बस आपने एंट्री कर दी, कहीं जाने की जरूरत ही नहीं है, बस आपको पोस्टिंग करनी नहीं है। आपने जनरल एंट्री कर दी, टैली में नाम डाला फलाने व्यक्ति का, अपने आप आ गया। आपने उसे बता दिया भैया आपको इतना इतना माल इतने इतने तारीख को खरीदा, इतना पैसा ट्रांसफर, उसने पेमेंट दे दिया, उसका बैलेंस क्या हो जाएगा, जीरो। तो जर्नल हम जब बनाएंगे तो जर्नल में एक तो डेट का कॉलम होता है, ठीक है, डेट, किस तारीख को ट्रांजेक्शन हुआ। दूसरा ट्रांजेक्शन मतलब क्या हुआ, डेबिट क्रेडिट किसको करना है वो पर्टिकुलर में आ जाएगा, उसका होता है एलएफ नंबर। ये मैनुअल अकाउंटिंग की बात हो रही है, पहले हम लीजर नंबर बनाते थे। अब मान के लो किसी एंट्री में डिस्प्यूट हो गया कि भाई साहब और तो ठीक है, ये ट्रांजेक्शन में वो डाउट है, ये कौन सामान ले गया था, तो वो फिर अपनी वो रफ कॉपी निकालेंगे, जिसे हम बोलेंगे जर्नल। तो जर्नल में लिखा होगा हाँ कि भैया इस तारीख को सामान ले गया, वो ब्रैकेट में उसने डाल दिया होगी, बाबूजी ले गए, बच्चा ले गया, कौन ले गया, तो वो उससे क्या मिलान हो जाएगा। तो वो एलएफ नंबर होता है। जो लीजर बनता है उसमें जीएफ नंबर होता है, जर्नल का नंबर। और जो जर्नल होता है उसमें लीजर का नंबर होता है, जिससे आपस में क्रॉस मैचिंग हो जाए, है कि नहीं। तो डेबिट होगा और क्रेडिट होगा। अब देखो, आपको एक एंट्री बोली जा रही है, ये एंट्री करनी है। इस एंट्री में क्या बोला जा रहा है कि हमने उधार माल खरीदा। क्या खरीदा, उधार माल। देखो यूरिका इंटरप्राइजेस से, किससे खरीदा, यूरिका इंटरप्राइजेस नाम की एक फर्म है, उससे हमने उधार माल खरीदा। तो उधार माल जब खरीदते हैं तो हमें देने वाले का नाम लिखना पड़ेगा। तो देखो हमारा जो परचेज है, परचेज हमारा खर्चा, इसलिए हमने खर्चे को डेबिट कर दिया। क्या कर दिया, डेबिट कर दिया, 60,000 रुपये। और यूरिका इंटरप्राइजेस क्योंकि देने वाला गिवर है तो इसको हमने क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया। मतलब यहाँ दोनों रूल लग गए, नॉमिनल अकाउंट का रूल भी लग गया और रियल अकाउंट का, पर्सनल अकाउंट का रूल लग गया। क्योंकि यूरिका क्या एक संस्था है, फर्म है, तो ये पर्सनल हो गया, व्यक्तिगत हो गया। तो ये हमारा क्रेडिट हो गया, ये हमारा डेबिट हो गया। समझ में आ रहा। तो जो रूल है वो रूल को अप्लाई करके हम काम कर सकते हैं। अब देखो ये तो सिंपल एंट्री है। अब मिक्स एंट्री होती है, कंपाउंड एंट्री, जिसको हम कंपाउंड एंट्री बोलते हैं, मिक्स एंट्री बोल सकते हो, ठीक है। अब इसमें क्या, देखो पहले हम एक डेबिट क्रेडिट कर रहे थे, अब एक से ज्यादा डेबिट क्रेडिट हो सकते हैं, लेकिन डेबिट क्रेडिट होना कंपलसरी है, डबल सिस्टम का रूल है। अगर डेबिट ही डेबिट हो ऐसा नहीं हो सकता, वो क्रेडिट ही क्रेडिट हो ऐसा नहीं हो सकता। तो होगा क्या, यहाँ पे ट्रांजेक्शन बोला गया आपको कि हमने 50,000 रुपए के खर्चे करे हैं, तो खर्चे हमेशा डेबिट होते हैं। तो आप देखो टेलीफोन का बिल चुकाया 20,000 रुपए का, उसको मैंने डेबिट कर दिया। स्टेशनरी पे खर्च किया 20,000 रुपए। फिर ट्रैवलिंग पे, घूमने फिरने पे खर्च किया कितना, 10,000 रुपए। तो टोटल कितना हो गया, 50,000। तो 50,000 रुपये पेमेंट किससे कर रहे हैं हम, बैंक अकाउंट से कर रहे हैं, सिटी बैंक। देखो बराबर है, 50,000 डेबिट 50,000 क्रेडिट, इक्वल होना चाहिए। अगर इक्वल नहीं है तो आपने क्या कर दिया, मिस्टेक कर दी है, भूल कर दी। अब देखो, अब यहाँ पे आपसे बोला जा रहा है कि आपको ये ट्रांजेक्शन करना है। अब क्या करने हैं, ये ट्रांजेक्शन करने हैं। तो ये पहले समझ लो
फिर कॉपी में उतार लेना। ये फिर मैं समझा देता हूँ, टाइम देख लेते हैं कैसा क्या। एक तो ये वीडियो आपको मिल जाएगी, घर पे थोड़ा टाइम निकाल के देखना, और फिर इनको कॉपी में उतारना। तो कुछ तो कॉपी में उतारूंगा, उतरवाऊंगा मैं आपसे, लेकिन ज्यादा नहीं उतारूंगा, जिससे हम समझ पाए आसानी से, ठीक है। क्योंकि ये करने के बाद फिर मैं आपको आगे की चीजें भी कराऊंगा, इसीलिए मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ इसको, कि आपको मिल जाएगा तो घर पे आराम से देख के समझ लेना। अब देखो, यहाँ पे ट्रांजेक्शन बोला गया हमको कि बिजनेस स्टार्ट किया 6 लाख रुपए के साथ में, क्या किया, 6 लाख रुपए। अब देखो मेरा सेविंग खाता था एसबीआई अकाउंट में। अब मैंने एसबीआई अकाउंट में मेरा सेविंग खाता था, मैंने बिजनेस स्टार्ट किया, आईसीआई बैंक अकाउंट में ओपन कर लिया नया खाता। तो अब मैं सेविंग खाते से अगर अपने बिजनेस वाले खाते में पैसा ट्रांसफर करता हूँ, तो वही मेरा क्या कहलाता, कैपिटल कहलाता। मेरी 6 लाख की कैपिटल होगी बिजनेस में, कि भाई इतने समय पूंजी बिजनेस स्टार्ट कर रहा हूँ। उसके बाद फिर मशीन खरीद रहा हूँ मैं, कितने लाख रुपए की, 1 लाख रुपए की मशीन खरीदी, और उसको बैंक से पेमेंट कर दे रहा हूँ। उसके बाद फर्नीचर हम खरीद रहे हैं, कितने का, 90,000 रुपए का। उसके बाद माल खरीद रहे हैं लक्ष्मी ट्रेडर से। अब देखो बोला नहीं है उधार खरीदा, लिखा है गुड्स परचेज फ्रॉम लक्ष्मी ट्रेडर, तो ये अंडरस्टूड है कि नाम दिया तो मतलब उधार होगा। जैसे आप किसी किराने की दुकान पे गए हो, आपने बोला 5 किलो काली मुंह चावल दे दो, और आपने पैसे दे दिए, तो आपका नाम थोड़ी लिखेगा। आप बिल मांगोगे तो बात अलग है, बाकी अपना नाम नहीं लिखेगा ना। लेकिन आपने कहा कि 5 किलो बासमती राइस दे दो, भाई साहब, वो एंट्री नोट करनी पड़ेगी ना, तभी तो आपसे वसूल कर पाएगा बाद में। तो जब नाम दिया हो और वो बोला नहीं हो कि भाई क्रेडिट खरीदा, कैसे खरीदा, तो उसको क्या मानो, क्रेडिट हो। कैश सब कहीं जो है तब कैश। ये पर नाम ही नहीं दिया कि 5,000 रुपए का माल खरीदा, तो फिर कैसे ही होगा। यहाँ पे बोला जा रहा है गुड सेल कैश। देखो बोला गया 5,000 रुपए का नगद माल बेचा, किसको बेचा, कड़ाई सेंटर पर। तो ये ट्रांजेक्शन है, फिर इनकी हमें जनरल एंट्री करनी होती है। तो देखो नॉर्मल भाषा हुई। अगर कोई व्यक्ति, मैंने ना अकाउंटिंग अगर बताया हो, नहीं बताया तो बता देता, अकाउंट में 2 पार्ट होते हैं। एक होता है बुक कीपिंग का, वो एक होता है अकाउंटिंग का। बुक कीपिंग का मतलब क्या होता है कि जो रोजाना के ट्रांजेक्शन हो रहे हैं, वो अपनी आसान भाषा में लिखो, जो आपको हिंदी इंग्लिश जैसी आती है वैसे आप लिख लो। तो ये नॉर्मल भाषा यही होगी कि भैया, जिसको अकाउंटिंग नहीं आती वैसे लिखेगा डायरी में, कि हमने लक्ष्मी इंटरप्राइजेस से 50,000 रुपए का माल खरीदा। ये कौन लिखेगा, नॉर्मल व्यक्ति। लेकिन एज अ अकाउंटेंट, जिसको कॉमर्स आता है, अकाउंट आता है, वो क्या लिखेगा, लक्ष्मी ट्रेडर्स को क्रेडिट कर देगा 50,000 रुपए से, परचेज अकाउंट को डेबिट कर देगा। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, कि हमने 50,000 रुपए का माल उधार खरीदा लक्ष्मी इंटरप्राइजेस से। ये कौन करेगा, अकाउंटेंट। लेकिन बुक कीपर क्या करता, बुक कीपर भी ये काम कर सकता है, लेकिन बुक कीपर का काम मेनली क्या, कि जो ट्रांजेक्शन हो रहे हैं उनकी रिकॉर्डिंग करना, किसी भी प्रॉब्लम में उसको कोई दिक्कत, ठीक है। लेकिन अकाउंटिंग को प्रॉपर रूल में करना पड़ता है, तभी उसके आंसर मिल पाएंगे आप। फिर ये कह रहे हैं कि देखो हमने माल खरीदा 2,000 रुपए का, और 100 रुपए में उसमें डिस्काउंट मिला, तो उसकी हमें एंट्री करनी है। उसके बाद हमें क्या करना है कि 24,000 रुपए किराए का पेमेंट करना चेक से। फिर डेप्रिसिएशन लगाना मशीन पे, कितना कितना रुपए, 850 रुपए। तो एंट्री देखो ऐसे होगी, फॉर्मेट आपके सामने। पहले डेट का कॉलम है, फिर पर्टिकुलर है, पर्टिकुलर के बाद एलएफ नंबर है, फिर डेबिट है, फिर क्रेडिट। ऐसे फॉर्मेट तरीके से कॉपी में बनाना, ठीक है। ऊपर नीचे इसके लिख रही थी नरेशन। नरेशन किसके लिए रहती है, मैंने बताया, तो जिसको कॉमर्स नहीं है पढ़ा, ये फिर कॉमर्स पढ़ भी ली तो उसकी अकाउंटिंग प्रॉपर नहीं आती, डेबिट क्रेडिट में कंफ्यूजन होती है लोग, अच्छा खासे कॉमर्स पढ़ने के बाद भी, अगर वो रेगुलर काम नहीं कर रहे तब। तो कोई व्यापारी है तो उसको डेबिट क्रेडिट का उतना पता नहीं है, मान के चलो। लेकिन बिजनेस तो आता है, बिजनेस कर रहा। अब आप उसको जब एंट्री दोगे कि साहब ये ट्रांजेक्शन है, तो समझ में नहीं आएगा। ये आप मान लो अकाउंटेंट ने छुट्टी मार ली, अब वो कैसे उसने कॉपी देगी, समझेगा कैसे, वो तो नीचे नेरेशन बिल। नेरेशन का मतलब क्या होता, कि जो ऊपर ट्रांजेक्शन हो उसके बारे में डिटेल। इंग्लिश पिक्चर देखते हैं तो नीचे सबटाइटल चलता है। यदि आपको इंग्लिश ज्यादा नहीं आती तो आप सबटाइटल देख के भी समझ सकते हो कि हाँ, क्या बोला जा रहा है, इस तरीके से। तो वो सबटाइटल है हमारा एक तरीके से, जिससे समझने में आसानी, वो क्या हमारा नेरेशन। तो नरेशन में क्या, कि जो ट्रांजेक्शन है उसके बारे में बताया जाता है। तो देखो यहाँ पे क्या हुआ, आईसीआई बैंक अकाउंट को हमने डेबिट किया, क्रेडिट किया। तो मैंने कहा था ना, हम बिजनेस में जब पैसा लगा रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, बैंक को डेबिट। क्यों, बैंक को क्या हो रहा है, और हम देने वाले कौन, हम खुद है। तो हम खुद के अकाउंट को, मतलब ओनर का, ओनर कैपिटल अकाउंट कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे 6 लाख रुपए। अब ये नीचे नरेशन में लिखा, वो क्या लिखा,
इनिशियल कैपिटल टू स्टार्ट द बिजनेस पेड थ्रू एसबीआई चेक, चेक नंबर से इतना, मतलब एसबीआई बैंक से हमने इनिशियल कैपिटल अपने बिजनेस में लगाई है, और बिजनेस जो हमारा अकाउंट था वो आईसीआई में था, इसलिए आईसीआई को डेबिट किया, एसबीआई को डेबिट नहीं किया। क्यों? क्योंकि एसबीआई को इसलिए डेबिट नहीं किया क्योंकि हमारा जो पैसा जा रहा कौन से अकाउंट में जा रहा, वो हमारा जा रहा आईसीआई अकाउंट में। अब दूसरा हम खुद दे रहे हैं, तो ओनर कैपिटल अकाउंट को क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया। अब नेक्स्ट एंट्री है, आपने मशीन खरीदी है, क्या खरीदी है, मशीन, वो हमने बैंक से पेमेंट कर दिया। तो बैंक से पेमेंट कर दिया तो हमें लिखने की जरूरत नहीं किससे, किस व्यक्ति से खरीदी। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, मशीन अकाउंट डेबिट कर दे रहे हैं, क्योंकि बिजनेस में आ रही है। वो बदले में क्या जा रहा, पैसा। तो देने वाला कौन है, बैंक। बैंक अकाउंट को क्या कर दिया, क्रेडिट कर। क्लियर? उसके बाद क्या, फर्नीचर, हमने फर्नीचर परचेज किया, तो फर्नीचर परचेज किया तो बिजनेस में क्या हो रहा, फर्नीचर आ रहा, तो इसलिए फर्नीचर अकाउंट क्या होगा, डेबिट। और पेमेंट हमने किससे दिया, बैंक से, तो बैंक एक संस्था है, पर्सनल अकाउंट, देने वाला गिवर है, तो इसको हमने क्रेडिट कर दिया। उसके बाद फिर देखो, आपने सामान खरीदा लक्ष्मी ट्रेडर्स से, तो जब सामान खरीदा तो खर्चा हो रहा है हमारा, तो एक्सपेंस है, नॉमिनल अकाउंट है, इसलिए हमने इसको डेबिट कर दिया, परचेज अकाउंट को 50,000 रुपए से। और लक्ष्मी ट्रेडर है, तो उधार माल उससे खरीद रहे हैं, तो क्या हो गया, देने वाला हो गया, गिवर हो गया। तो गिवर को क्या करते हैं, क्रेडिट, तो क्रेडिट किया हमने। देखो टू लगा और थोड़ा स्पेस देकर टू लगा, मतलब वो क्रेडिट है। और डेबिट है, उसके आगे डेबिट लिखते हैं, जनरल एंट्री का रूल है। उसके बाद अगला गया, सेल हमने किया, नगद, नगद माल बेचा। तो जब नगद माल बेचोगे तो देखो, इसमें दो रूल लगेंगे। जो कैश है हमारा वो रियल होता, तो क्योंकि बिजनेस में कैश आ रहा है इसलिए हम किसको क्या कर रहे हैं, डेबिट कर रहे हैं। अब सेल को क्रेडिट कर रहे हैं क्योंकि सेल से आपकी इनकम हो रही है, इनकम हो रहा, तो इनकम हो रहा है इसलिए हमने इसको क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया। ठीक है, बदले में हमें क्या मिला, कैश मिला, कैश को हमने डेबिट कर दिया 5। उसके बाद नेक्स्ट एंट्री, देखो इसमें बोला गया कि हमने माल खरीदा 2,000 रुपए का, लेकिन हमें 100 रुपए डिस्काउंट मिल गया। क्या मिल गया, 100 रुपए डिस्काउंट। तो हमने माल कितने का खरीदा, माल की कीमत तो 2,000 ही मानी जाएगी ना, कल 2,000 का माल था। तो देखो परचेज अकाउंट को डेबिट कर दिया, क्योंकि हमारा खर्चा कितने का हुआ, 2,000 का हुआ। लेकिन 2,000 में से हमने चुकाए कितने, जेब से कितने गए हमारे, जेब से हमारे गए मात्र 1,900। 1,900 को क्रेडिट कर देंगे। फिर हमें इनकम हुई है, डिस्काउंट मिल रहा है, अगर हमें डिस्काउंट दे रहे हैं तो हमारा खर्चा है, लेकिन हमें मिल रहा है, तो हमारी क्या इनकम है। तो कितने की इनकम हो गई, 100 रुपया। कितने की हो गई, 100 रुपए। तो 100 रुपए की इनकम हो गई, दोनों को मिला दोगे तो कितना हो जाएगा, 2,000। 1,900 प्लस 100, 2,000। तो इस तरीके से आपने 2,000 का माल खरीद लिया। ठीक है, अब नेक्स्ट, किराया हमने दिया, तो किराया हमारा खर्चा होता है, और जब खर्चे को आप देते हो तो मतलब खर्चे को डेबिट कर, रूल ये है। और दूसरा, देने वाला कौन है, बैंक है, गिवर है, तो इसको हमने क्या कर दिया, क्रेडिट कर। क्लियर? तो ये हमारा ट्रांजेक्शन हो गया। फिर डेप्रीशिएशन है, तो डेप्रीशिएशन भी क्या होता है, हमारा एक तरीके का खर्चा। डेप्रीशिएशन समझते हो क्या होता है, डेप्रीशिएशन होता है कोई सामान आप खरीदो, उसको यूज करो, तो उससे से जब उसको बेचने जाओगे तो कीमत घट जाती है ना। सिर्फ सोना ऐसी चीज है और प्रॉपर्टी जिसकी कीमत बढ़ती है, बाकी सब चीजों की कीमत घटती है। इसीलिए सियाने लोग कह गए हैं कि भैया पूंजी क्या बनाओ, एसेट बनाओ, लाइबिलिटी मत बनाओ। जब कार आपने खरीदी, तो कार भले संपत्ति है, लेकिन वो हर साल उसकी वैल्यू घटेगी। आपने कार 10 लाख की खरीदी, 10 साल बाद बेचने जाओगे तो 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख में बेचेगी। लेकिन प्रॉपर्टी खरीदी तो उसकी वैल्यू बढ़ेगी, क्योंकि वो कम मात्रा में है कि नहीं। और वो क्या, उसकी वैल्यू कम नहीं हो रही। सोना, सोने की ज्यादातर वैल्यू बढ़ती है, कभी ऐसा होता है कि वैल्यू घट जाती है, लेकिन शॉर्ट टर्म के लिए, क्योंकि उसकी क्या, इनपुट कम है। अब कोई चीज कम होगी तो उसकी वैल्यू बढ़ेगी, तो उसकी वैल्यू बढ़ती है। तो जैसे आपने मशीन खरीदी है, तो मशीन चलाएंगे, तो जो मशीन पहले साल आपने खरीदी चलेगी, अगर 10वें साल में चलाओगे तो वैसे चलेगी क्या, वो बहुत आवाज करेगी, खड़बड़ खड़बड़। कितना भी कर लो, मोटरसाइकिलों में होता है, मोटरसाइकिल की मशीन नहीं है, तो उसकी जो कीमत कम होती है तो वो खर्चा हमारा है कि नहीं। तो एक्चुअल में तो मशीन में उसमें से कुछ जा नहीं रहा, लेकिन उसकी वैल्यू में कम करनी है, तो उसका तरीका है कि उसे डेप्रिसिएशन नाम से डाल देते हैं। क्या डालते हैं, डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन मतलब क्या हो जाएगा, किसी संपत्ति को जब हम यूज कर रहे हैं,
यूज करने से जो उसकी कीमत घट रही है वो क्या है, डेप्रिसिएशन। ठीक है, तो मशीन हमने खरीदी थी, उसकी वैल्यू कितनी कम हुई, 850 रुपये। तो 850 रुपये कम हुई मतलब खर्चा, लॉस है, खर्चा, इसलिए हमने इसको डेबिट कर दिया। और कम क्या हो रहा, देखो मशीन कम हो रही है, मतलब मशीन जा नहीं रही है, लेकिन मशीन की वैल्यू कम हो रही है 800, क्योंकि यही मशीन हमने 8,000 रुपये की खरीदी मान के चलो आज, और जब 2 साल बाद इसको बेचेंगे, 3 साल बाद बेचेंगे, 4 साल बाद बेचेंगे, तो ये बेचेगी हमारी 3,500। तो नुकसान कितने का हो गया, हाँ, 5500 का, नहीं 4,500। तो 4,500 का नुकसान हो गया। तो अगर हम 800-800 करके घटाते रहे ना, तो नुकसान क्या होगा, कम दिखेगा, या तो नुकसान क्या है, ज्यादा दिखेगा। तो ये हमारा डेप्रिसिएशन हो गया। तो इस तरीके से एंट्री होती है, जनरल एंट्री आ गई हमने, कर लोगे, बहुत बढ़िया। अब ये जनरल बना लो, फिर उसके बाद हम ट्रायल बैलेंस देखते हैं। जनरल का क्या करो, ऊपर वाली एंट्री कर लो, मैं आपको बोल रहा हूँ, उनको अब लिखना, ठीक है, फिर ये इकट्ठी घर पे कर लेना। ये दो कर लो सिर्फ, एक तो ऐसा खांचा बना लो, परफॉर्मा तैयार कर लो। मतलब क्या है, मैं तैयारी कर, तो वो हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहले हमें बनाना पड़ता है ट्रायल बैलेंस। अगर हम कंप्यूटर का यूज नहीं कर रहे हैं, तो हमें ये पता करना मुश्किल हो जाता है कि भैया हमने एंट्री करी है, तो मतलब फिर थियर में करी है, मतलब जनरल करा, उसके बाद लीजर बनाया, सही बनाने के लिए बनाया, डेबिट कार्ड सही किया है कि नहीं किया, टोटली में कोई गलती तो नहीं की, तो उसको चेक करने के लिए बनाते हैं, क्या बनाते हैं, ट्रायल बैलेंस। हिंदी में उसको बोलते हैं तलपट, क्या बोलते हैं, तलपट, इंग्लिश में बोलते हैं ट्रायल बैलेंस। तो इसमें क्या होता है, एक साइड पूरे डेबिट आ जाते हैं, पूरे जितने भी हमारे लेजर हैं, तो एक साइड जिनके क्रेडिट बैलेंस है, बैलेंस मतलब जो उसका नेट निकल के आ रहा है डेबिट क्रेडिट करने के बाद, तो एक साथ पूरे डेबिट वाले बैलेंस, एक साइड पूरे क्रेडिट वाले बैलेंस। अगर वो बराबर आ रहे हैं, मतलब हमारी एंट्री जो है वो सही है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे, देखो ये आपको एक पोजीशन दिया था, मान के चलो कि भाई ये ट्रांजेक्शन है, अब इसमें से आपको डेबिट वाले एक साइड करने हैं, क्रेडिट वाले एक साइड करने हैं, तो हमने इस तरीके से रिपोर्ट तैयार कर ली कि जो डेटर होते हैं जिनमें पैसा लेना होता है उनका डेबिट बैलेंस होता है, ठीक है, हम जो निजी खर्च के लिए पैसे निकालते हैं वो भी डेबिट होता है, हमारा कैश बैलेंस भी डेबिट आना चाहिए, बैंक बैलेंस भी क्या डेबिट में ही होता है, उसके अलावा हम जो माल खरीदते हैं वो क्या होता है, डेबिट होता है, सेल्स रिटर्न होता है, मतलब हम सेल जब करते हैं तो डेबिट क्रेडिट होता है, लेकिन अगर वापस किसी ने हमें भेजा तो डेबिट होगा ना, बिल्डिंग हमने कोई खरीदी है तो वो भी क्या होती है, डेबिट होती है। तो डेबिट वाले पूरी एक साइड आ गए। अब क्रेडिट में क्या क्या आ जाएगा, क्रेडिट में हमारा आ रहा है क्रेडिटर, क्योंकि हमें इनको पैसे लौटाने हैं, तो ये क्रेडिट में आएंगे। दूसरा हमारी कैपिटल है, हमारी कैपिटल क्रेडिट में आती है, क्योंकि हमारी एसेट क्या आती है, डेबिट। उसके बाद परचेज रिटर्न, तो जब परचेज हम कर रहे थे डेबिट हो रहा था, लेकिन अगर माल वापस करेंगे तो फिर उसको क्या करेंगे, फिर क्रेडिट करेंगे। उसके अलावा सेल, जब हम सेल करते हैं तो सामान हमारे बिजनेस से कम होता है, इसलिए क्रेडिट में आएगा। तो क्रेडिट एक साइड, डेबिट एक साइड, टोटल देखोगे तो बराबर आएगा। तो अगर ऐसा है तो हमारी मैथमेटिकल मिस्टेक नहीं है, इसीलिए हम क्या बनाते हैं, तलपट बनाते हैं। ट्रायल देखो टोटल बराबर आ रहा है, किराया भी दिया तो भी डेबिट होगा, फर्नीचर खरीदा तो भी डेबिट होगा, फिर आपको ब्याज मिला है, इनकम है, इसलिए हमने इसको क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया। टोटल आप देखोगे 66,000, 66,000 रुपये, सही है। तो ये तो हमारा ट्रायल बैलेंस। अब ट्रायल बैलेंस हमने बना लिया, हमने पता कर लिया भैया कोई गलती हमसे नहीं हुई है डेबिट क्रेडिट करने में, ये टोटल लगा। तो उसके बाद फिर हम बनाते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट। क्या बनाते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जो अकाउंट का कोर में है, बनाने का रीजन, सीखने का या फिर काम करने का, आपको कोई पैसा देगा तो किस बात के लिए देगा, उसको फाइनेंशियल स्टेटमेंट चाहिए। क्या चाहिए, फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होते हैं, जैसे हमारी मार्कशीट होती है, हम पढ़ाई करते हैं तो हमें मार्कशीट मिलती है, उसी तरीके से व्यापारी को फाइनेंशियल स्टेटमेंट मिलता है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट कई सारी चीजें होती हैं, मेन जो होती है हमारी वो होता है एक ट्रेडिंग अकाउंट, उसके बाद होता है प्रॉफिट लॉस अकाउंट, तीसरा होता है बैलेंस शीट, ठीक है। तो इनको एक एक करके हम समझ लेते हैं। तो ट्रेडिंग मतलब क्या होता है, कोई सामान को खरीदना और बेचना, ये काम कहलाता है ट्रेडिंग। अगर कोई व्यापारी कोई सामान बनाता है, मान लो किसी आप कंपनी में आपको जॉब लगी, तो शुरू में गट्टे का बिजनेस बढ़िया चल रहा है, पहले दूसरे के गट्टे बनते हैं, लकड़ी या गवर्नमेंट की पेड़ मत काटो, जो पराली बचती है फसल के बाद उसका क्या बना लो, भूसा भूसे का अ, गट्टा बना लो, और उस गट्टे से लकड़ी का काम करो।
तो फैक्ट्रियां लगी हुई हैं, तो वहां आपकी जॉब लगती है, तो वो ट्रेडिंग की जगह वहां क्या बनेगा, मैन्युफैक्चरिंग बनेगा, वो एक अकाउंट और बनेगा क्योंकि वो मैन्युफैक्चर कर रहा है। अब कहीं किसी जगह ऐसे आपको जॉब लगती है जहां वो ट्रेडिंग नहीं करते, ट्रेडिंग करते हैं लेकिन वो सर्विस की करते हैं, तो उसको ट्रेडिंग के शब्द यूज की जगह आप क्या करोगे, फिर वो सर्विस अकाउंट बनेगा, क्या बनेगा, सर्विस अकाउंट। जैसे मोबाइल रिचार्ज वाले होते हैं, अब तो हालांकि सब अपने मोबाइल से कर लेते हैं, लेकिन एक जमाना था जब हम एक दुकानदार पे जाते थे कि भैया मोबाइल रिचार्ज डालना, 50 का डालना। तो वो भी खरीदता होगा ना किसी से, थोड़ी कि 50 रुपये मुनाफा हो गया। वो क्या करता था, किसी से खरीदता था, 2 रुपए 5 रुपए उसके बचते थे उसपे, तो उसने खरीदा कितने में, बेचा कितने में, वो उसका क्या हो गया, सर्विस अकाउंट हो गया। तो इसी तरीके से सर्विस अकाउंट, मैन्युफैक्चर अगर कोई कर रहा है, कोई बना रहा है, तो मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, अगर कोई ठेकेदारी कर रहा है तो उसके लिए बनेगा कंस्ट्रक्शन अकाउंट, क्या बनेगा, कंस्ट्रक्शन अकाउंट, कि उसमें खर्चा कितना आ रहा होगा, मुनाफा कितना, वो कंस्ट्रक्शन अकाउंट। और नॉर्मल जो फ्यूबरी में चलता है वो चलती है ट्रेडिंग, तो बनेगा ट्रेडिंग, ट्रेडिंग अकाउंट को हम समझ रहे हैं। तो ट्रेडिंग अकाउंट का ये ढांचा, परफॉर्मा, कि ट्रेडिंग अकाउंट में क्या होता है कि जो हमारा पुराना बचा हुआ माल लेता है बिजनेस में, क्लोजिंग स्टॉक जिसे हम कहते हैं, तो वो नए साल के लिए क्या होता है, ओपनिंग हो जाता है, पिछले में क्लोजिंग, इधर साल में ओपनिंग। उसके बाद जो माल हम खरीदते हैं वो हो जाता है, फिर अगर हमने माल वापस किया तो वो माल खरीदा उसमें से घटा देते हैं, टोटल वैल्यू पर बाहर आती है, कैसे, मान के लो आपने माल खरीदा 1,000 का, कितने का खरीदा, 1,000 का, तो 1,000 में से 100 रुपए का माल वापस कर दिया, 100, तो जो नेट आपका परचेज हो जाएगी वो कितने की हो जाएगी, 900 रुपए की। उसके बाद कार्टेज है, भाड़ा, आज सामान लुगाई, ठीक है, कैरेज इनवर्ड है, फ्रेट है, पेजेस, फैक्ट्री में इलेक्ट्रिसिटी लग रही है, आपका पानी लग रहा है, कपड़े की फैक्ट्री बहुत ज्यादा पानी लगता है वहां पे, तो उन्हें पानी खरीदना पड़ता है कि नहीं। उसके अलावा पैकेजिंग है, इलेक्ट्रिसिटी है, तो ये सब हमारे क्या खर्चे आते हैं, ये हमारे ट्रेडिंग अकाउंट में है। उसके बाद ट्रेडिंग में क्या आता है, सेकंड साइड जो होती है ट्रेडिंग की, एक साइड तो क्या आ गया, ये डेबिट वाली साइड। अब क्रेडिट साइड में क्या क्या आता है, क्रेडिट साइड में आती है सेल। उस सेल में वही सिद्धांत है, आपने जो, देखो यहाँ पे जैसे माल बेचा हमने 1,200 रुपए का, और 50 रुपए का माल वापस आया, तो हमने नेट सेल कितनी हुई, 1,150 रुपए, ठीक है। तो सेल में से सेल रिटर्न घटा देते हैं। फिर क्लोजिंग स्टॉक, जो माल बेचने से बच गया वो क्लोजिंग स्टॉक है। जब हमारा मुनाफा होता है तो उसे हम बोलते हैं ग्रॉस प्रॉफिट। ट्रेडिंग अकाउंट में जो मुनाफा आता है उसे क्या बोलते हैं, ग्रॉस प्रॉफिट, वो डेबिट साइड आएगा। तो कई बार ऐसा होता है कि बिजनेस कर रहे हैं, लॉस भी जाता है, जब लॉस होगा तो उस कंडीशन में कहाँ आएगा, डेबिट, डेबिट आएगा, और यहाँ क्रेडिट आएगा। जब मुनाफा होगा तो डेबिट आएगा, जब लॉस होगा तो क्रेडिट आएगा, क्योंकि सील हमारा क्रेडिट साइड था, ये क्रेडिट वाली साइड। अब देखो ये तो खाली था, अब यहाँ पे एक एग्जांपल दिया, ये आपको क्वेश्चन दिया कि भैया आपका स्टॉक है, परचेज है, परचेज रिटर्न है, सेल है, सैलरी है, फ्यूल है। अब इससे आपको क्या बनाना है, एक ट्रेडिंग अकाउंट तैयार करना है। तो ये दो ट्रेडिंग अकाउंट ने तैयार किया। इनने कहा कि भैया पुराना माल कितना बचा हुआ था, ओपनिंग स्टॉक कितना था, 15,000 रुपये का, माल खरीदा कितने का, 65,000 रुपये का, वापस कितना किया, बचा कितना, 62,000 रुपये। उसके अलावा उसने कैरेज इनवर्ट पे खर्च कर रखे हैं 1,000 रुपये, फ्राइडे इनवर्ट पे खर्च कर रखे हैं 1,500 रुपये, और फैक्ट्री लाइटिंग पे खर्च कर रखे हैं 2,000 रुपये, बीजेस पे खर्च कर रखे हैं 9,000 रुपये, फ्यूल एंड ऑयल पे खर्च कर रखे हैं 1,000 रुपये, मरीन इंश्योरेंस पे 4,500 रुपये। तो जो भी खर्चे हैं इस तरीके से जाएंगे। ये कौन से खर्चे, डायरेक्ट खर्चे जिनकी हम चर्चा कर रहे थे, डायरेक्ट खर्चे होते हैं, जिनके बिना बिजनेस चलेगा नहीं। तो ये खर्चे नहीं करोगे, जैसे कोई फैक्ट्री है, अगर वहां इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन नहीं होगा तो फैक्ट्री में मशीनें चलेंगी क्या, नहीं चल पाएंगी, वो, ये डायरेक्ट खर्चे हैं। लेकिन अगर कोई ऑफिस है, ये नॉर्मल दुकान है, किराने की दुकान है, तो उसके लिए इनडायरेक्ट खर्चा है इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि मेन नहीं है कि बिना इलेक्ट्रिसिटी किराने की दुकान चल सकती है, लेकिन फैक्ट्री नहीं चल सकती क्योंकि फैक्ट्री में मशीनें होती है, ठीक है। फैक्ट्री का किराया, पैकेजिंग का चार्ज है, डिब्बे में जो पैक करके वो दे रहा, तो वो भी क्या डायरेक्ट खर्चा है, क्योंकि अगर डिब्बे में पैक करके नहीं देगा, खरीदेगा कौन, है कि नहीं। और डिब्बे में पैक करने से उसकी ब्रांड बनती है, तो आदमी देख के खरीदता है। मैं टाटा नमक थैली पे लिखा रहता है, अगर थैली पे लिखा लिखा नहीं हो तो फिर तो कोई भी किसी नाम से बेच देगा, सब यही टाटा नमक, कैसे मानोगे, थैली पे लिखा रहता है ब्रांड, तो पहचानते हैं। फैक्ट्री का इंश्योरेंस हमने कराया, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे मुनाफा हुआ देखो, इसलिए वो डेबिट हुआ 41,000, ठीक है। तो ये मुनाफा आगे पहुंच जाता है, वो लिखा गया, ग्रॉस प्रॉफिट ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। हमें जो ग्रॉस प्रॉफिट मिला है, ग्रॉस, अभी इसमें से पूरे खर्चे नहीं कटे हैं, कुछ खर्चे कटे हैं। अब बाकी खर्चे घटेंगे, घटाने के लिए इसको ट्रांसफर कहाँ कर देते हैं,
प्रॉफिट लॉस अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं। कहाँ कर देते हैं? प्रॉफिट लॉस। देखो ये प्रॉफिट लॉस अकाउंट है। अब प्रॉफिट लॉस अकाउंट का ये तो स्ट्रक्चर हो गया। इसमें एक साइड पूरी आपकी इनकम आ जाएंगी, अगर और इनकम हुई है, हमें बिजनेस के अलावा इनकम हुई है, अदर इनकम, जिसे हम बोलते हैं इंडायरेक्ट इनकम। जैसे हमें किराया मिला, मैं बिजनेस कर रहा हूँ लेकिन मैंने एक प्रॉपर्टी खरीदी, मुझे मेरे पास घर है रहने के लिए, लेकिन मैंने खरीदी और मैंने उसको किराए पर लगा दिया, तो जो मुझे रेंट रिसीव हुआ वो मेरी क्या इंडायरेक्ट इनकम। मुझे कमीशन मिला, डिस्काउंट मिला है, बेड रिकवर हुआ। बेड रिकवर होता क्या होता? किसी को आपने उधार पैसा दिया था या सामान दिया था, वो डूब गया पैसा, वो कह रहा साहब मैं तो नहीं लौटा पा रहा, बर्बाद हो गया। और हो सकता है उसकी 4 लेन पे जगह डली थी, गवर्नमेंट ने कहा इधर से 4 लेन बनेगी, उसकी जमीन की वैल्यू बढ़ गई, उसने जमीन बेच दी। उसने बोला भाई साहब आपने ये आपके पैसे, वो पैसे मिल गए, पहले तो आपने खर्चे में डाल दिए थे बेड डेट्स, जब वापस मिल गए तो इनकम नहीं हो जाएगी? तो वो हमारी इनकम साइड है। इस साइड पूरी देखो, एक तो ग्रॉस प्रॉफिट जोड़ देंगे, प्लस अन्य आए हैं वो जोड़ देंगे, तो नेट हमारा मुनाफा जाएगा। फिर उसमें से जो बाकी जो खर्चे होते हैं जो जरूरी नहीं थे लेकिन हमने करा, जैसे सैलरी जरूरी नहीं है, किराया जरूरी नहीं है, ऑफिस में लाइट लगाना जरूरी नहीं है, इंश्योरेंस है अलग से, प्रिंटिंग स्टेशनरी, ठीक है। इंटरेस्ट आप दे रहे हो, इंटरेस्ट कब देते हैं हम? जब ब्याज पे पैसे ले रहे हैं, बैंक से ले रहे हैं, प्राइवेट व्यक्ति से ले रहे हैं, कोई डिस्काउंट दे रहे हो, बेड डेट्स आपके हो रहे हैं, रिपेयर हो रहे हैं, डेप्रीशिएशन लगा रहे हो, कमीशन कर रहे हो, ट्रैवलिंग में कोई खर्चा कर रहे हो घूमने फिरने में, तो वो सब आपका क्या, खर्चा लेस हो जाएगा, और लेस होकर जो निकलेगा वो आपका क्या निकलेगा? नेट प्रॉफिट। क्या निकलेगा? नेट प्रॉफिट। तो नेट प्रॉफिट पे हमें इनकम टैक्स भरना होता है। जो इनकम टैक्स हम भरते हैं, अगर कोई व्यापारी भरता तो किस पे भरता? नेट प्रॉफिट पे। और आम आदमी भरता नेट इनकम पे। किस पे भरता? नेट इनकम पे, जो उसकी उसके हाथ में आई वो उसकी इनकम है, तो वो इनकम पे भरता। और बिजनेसमैन भरता नेट प्रॉफिट पे। ठीक है। नेट प्रॉफिट मतलब क्या? मुनाफा जिसमें से सारे खर्चे घटा दिए हैं बिजनेस के, वो हमारा नेट प्रॉफिट हो। बिजनेस पर्सनल खर्चे नहीं, तो पर्सनल खर्चे तो आपकी पूंजी में से घटेंगे, तो ये भी ट्रांसफर हो जाता है, यहाँ नहीं रहेगा, ये ट्रांसफर होकर कहाँ चला जाएगा? कहाँ चला जाएगा? ये ट्रांसफर होकर चला जाएगा आपका उसमें कैपिटल अकाउंट में, बैलेंस शीट में। तो ये कैसे होगा? जैसे हम क्वार्टरली देते हैं, एग्जाम होते हैं 3 महीने वाले, हर 3 महीने में एग्जाम होते हैं, फिर वो हाफ ईयरली वाले होते हैं 6 माही, और फिर उसके बाद जो मार्कशीट बनती है उसमें सबके मार्क्स लिखे जाते हैं टोटल करके, क्वार्टर में इसने इतना किया, 6 महीने में इतना किया, फिर टोटल इतने आ गए तो पास कर देते हैं। उसी तरीके से इसमें हमारी मार्कशीट तैयार हुई है कि पहले हमारा ट्रेडिंग अकाउंट बना, उससे ग्रॉस प्रॉफिट निकाला हमने, फिर प्रॉफिट लॉस अकाउंट बना, उसमें नेट प्रॉफिट निकाला, इसको ट्रांसफर करके कहाँ ले गए? बैलेंस शीट में लगे कैपिटल। अब बैलेंस शीट समझ लेते हैं ये बैलेंस शीट क्या होती है। अब बैलेंस शीट में खर्चे की चर्चा नहीं होती, उसमें चर्चा होती है लेना कितना और देना कितना। ये देखो यहाँ पे ये बताया कि नेट प्रॉफिट हमें मान लो 3 लाख रुपए मिला, उसके बाद कमीशन हमें 2,000 रुपये और मिले, तो हमारा टोटल इनकम कितना हो गया? 3,02,000 रुपये। इसमें से हमने पूरे खर्चे घटा दिए, सैलरी, रेंट, ऑफिस, लाइट, ट्रैवलिंग, खत्म। तो मुनाफा बचा कितना? 2,21,000 रुपये। हमारा क्या शुद्ध मुनाफा? इससे हमारी पूंजी बढ़ गई। लोग कहते हैं ना पूंजी, पूंजी बना ली उसने। तो पूंजी कैसे बनती है? मुनाफे से, इनकम से। तो अब मान के लो उस पर 6 लाख रुपए की पूंजी थी, हमने स्टार्ट किया था बिजनेस। अब हमने इस साल कितने कमा ली? 2,21,000 रुपए कमा ली, तो पूंजी कितनी की उसकी? 8,21,000 की पूंजी होगी। अब मान लो मैंने 21,000 रुपए घर के खर्चे के लिए निकाल लिए, तो कितने की रह गई? 8 लाख की रह गई। अब उसने अगर 3 लाख रुपए निकाल ले तो उसकी पूंजी 8 लाख रुपए से कम होगी, उल्टी 5 लाख रुपए ले। तो इसलिए कहते हैं बिजनेस जब करें तो आपको पूंजी बढ़ानी होती है। ऐसा पर्सनल खर्चा करो लेकिन लिमिट से, मुनाफे में से। अगर आपने पूंजी खत्म कर दी तो बिजनेस भी खत्म हो जाएगा, क्योंकि बिजनेस क्या मांगता है? कैपिटल। अब बात करें हम बैलेंस शीट, तो बैलेंस शीट हमारी मार्कशीट है फाइनल। बैलेंस शीट हमें पता चलता है कि भैया हम पे कितने उधारियां, हम पे कितनी पूंजी है, हमारी कितनी कैपिटल है, कितने हमारे पे लोन खड़े हैं, कितने लोगों को लौटाने हैं और कितने लोगों से पैसे वापस लेने हैं। देखो बैलेंस शीट में 2 साइडें होती है, वो होती है कैपिटल, दूसरी होती है कैपिटल नहीं, एक होती है लाइबिलिटी, दूसरी होती है एसेट। ठीक है। तो लाइबिलिटी साइड में हमारा कैपिटल को छोड़ के बाकी सब जो हमने हमारे ऊपर उधारियां है कि नहीं, वो पैसे की हो सकती है, सैलरी वैलरी देने से रह गई है, कोई खर्चे का बिल पेमेंट करने से रह गया, सामान का पेमेंट करने से रह गया, वो सब लाइबिलिटी में आती है। और एसेट में क्या आती है? हमारी संपत्ति। वो गुडविल हो सकती है, प्लांट एंड मशीनरी हो सकती है, बैंक में पैसा पड़ा तो वो संपत्ति है आपकी, आपने इन्वेस्टमेंट कर रखा वो भी संपत्ति है, कोई खर्चे का एडवांस पेमेंट कर दिया आपने तो भी क्या? संपत्ति है आपकी। बैंक में पैसा, कैश है आपके पास, लोगों को उधारियां पैसे, आपने पैसे दे रखे हैं, ये लोगों को उधार माल दे रखा, तो वो भी आपकी एक क्या? एसेट है।
देखो यहाँ पे बनाया हुआ कि पूंजी हमारी 1,50,000 1,05,000 की है। फिर हमारे पास लोन चल रहे हैं, लोन कितने के चल रहे हैं, देखो लॉन्ग टर्म लोन चल रहा है, लॉन्ग टर्म लोन मतलब जो हम डेट चुकाएंगे, तो वो कितना, 7 लाख रुपए। और बैंक ओवरड्राफ्ट मतलब बैंक ओडी, ये भी लोन है एक तरीके का। तो ये बैलेंस, टोटल बैलेंस हमारा ये आ गया बाहर निकल गया। ठीक है। उसी तरीके से करंट लायबिलिटी, तो करंट लायबिलिटी में क्या क्या है, बिल्स पेबल है 22,000 रुपए के, और 28,000 रुपए के सिंडिकेट। तो टोटल करंट लायबिलिटी कितने की होगी आपकी, 50,750। ठीक है। फिर अब देखो, समझो कि हमारे पास जो टोटल था, फिर हमारा जो मुनाफा देखो 26,250 का मुनाफा भी जुड़ेगा एसेट। और हमारे पास टोटल जो है लाइबिलिटीज में साइड में वो कितना है, 2,60,000 रुपए। लेकिन हमारा खुद का पैसा कितना है, का पैसा हमारा यही है, देखो एक तो ये 1,05,000, और दूसरे इस साल हमने जो कमाया वो कितना कमाया, 26,250 रुपए। बाकी हमारी जो 2,60,000 रुपए की जो जो संपत्ति है, वो वो कैसी है, फिर उधार है, मतलब 1,00,000 प्लस 26,000, 1,05,000 प्लस 26,000 मतलब 31,750 रुपए की हमारा खुद का पैसा। और बाकी जो पैसा बचा है वो हमारा कैसा है, उधारी का। संपत्ति हमारे पास है, लेकिन अगेंस्ट किसके, उधारी के। तो ये क्या होना चाहिए, बिजनेस को अच्छा कब माना जाता, जब उसमें संपत्तियां हो, लेकिन वो अपने पैसों से, जैसे कहते हैं ना कि कार खरीदी कोई बड़ी बात नहीं, 50,000 रुपए दिए वो कार फाइनेंस कर लिए, वो एक कमाई करता है, उसने 2 साल पैसे बचाए और वो कार लेके आ, तो वो क्या होगी, वो उसका क्या होगा, वो संपत्ति कैपिटल है, तो उसको किसी को लौटाना नहीं है। लेकिन अगर आपने लोन लिया तो लोन आपको लौटाना। तो ऐसे ही देखो, वो जो पैसे हमारे पास थे उनमें हमने क्या क्या कर रखा, प्लांट एंड मशीन भी हमारे पास, बिल्डिंग है, गुडविल है, पेटेंट है, ठीक है, इन्वेस्टमेंट हमने कर रखे हैं, और कैश है हमारे पास 9,800 रुपए का, बैंक में पैसे पड़े हैं 18,000 रुपए, उधारी लोगों से वसूलनी है हमें कितनी, 52,500 की। हमारे पास स्टॉक पड़ा हुआ सामान 27,125 रुपए का। और फिर हमारे पास बिल्स रिसीवेबल है, मतलब लोगों से हमने पैसे इसके भी लेने हैं कितने, 8,750 टोटल आ जाएगा। तो ये दोनों टोटल भी क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो ये हमारा क्या था, ये हमारा था फाइनल फाइनेंशियल अकाउंट्स। क्या क्या थे, ट्रेडिंग, प्रॉफिट लॉस, बैलेंस शीट। ठीक है। अब देखते हैं इसमें क्या, अब इसमें सब्सिडरी बुक की बात हो रही है, ये ज्यादा कुछ नहीं है। मैं ट्राई करता हूँ इसको चैप्टर को पूरा खत्म, हाँ आज ही खत्म कर, ठीक है, कल सेकंड चैप्टर का है। देखो बैलेंस शीट हो गई। तो मेन वाली जब अकाउंटिंग होती थी तो उसमें क्या अलग अलग कॉपी बनती थी, जब हम स्कूल में पढ़ते थे, तो स्कूल में पढ़ते थे हम अलग अलग कॉपी बनाते थे, एक हिंदी के लिए एक इंग्लिश के लिए, बस्ता तभी मोटा होता था हमारा, 6 का सब्जेक्ट में 6 कॉपी बनाते थे। तो इसी तरीके से बिजनेस, अगर बिजनेसमैन बिजनेस करेगा तो वो पहले कंप्यूटर नहीं था, तो कॉपी बनाते, 6 कॉपी बनाते थे हर एक चीज की। एक बनाते थे कैश की, एक बनाते थे परचेज की, वो एक बनाते थे परचेज रिटर्न की, वो एक सेल की, एक सेल रिटर्न की, एक जनरल, ऐसे बनते थे। तो इसमें क्या होता था, एक जैसे कैश बुक होता है उसमें कैश से संबंधित ट्रांजेक्शन होते हैं, एक किसकी बात हो रही है, कोई बड़ा व्यापारी है प्रॉपर, क्योंकि ट्रांजेक्शन बहुत सारे आते हैं, ढूंढने में दिक्कत आती है। तो एक व्यक्ति कैश में, एक व्यक्ति परचेज में, एक व्यक्ति परचेज रिटर्न में, या फिर एक ही व्यक्ति कर रहा है, कॉपी अलग अलग बना दी ताकि ढूंढने में सुविधा हो। तो ये है हमारी। तो अब कंप्यूटर सिस्टम भी ऑटोमेटिक बन जाती है, हमें कुछ बनाने की जरूरत नहीं। ठीक है। इनमें क्या रहता है, इन चीजों की जानकारी रहती है, जैसे कैश बुक है उसमें कैश संबंधित जानकारी रहेगी, परचेज में परचेज संबंधित रहेगी, परचेज रिटर्न की रहेगी, सेल में सेल रिटर्न में सेल रिटर्न से संबंधित, और जनरल में जनरल से संबंधित। सॉफ्टवेयर में कुछ नहीं करना, सॉफ्टवेयर में तो आपको अंडरस्टैंड करना है ट्रांजेक्शन को, सौदे को समझना है, और उसकी जनरल एंट्री करना, बाकी सब काम कौन करता है, सॉफ्टवेयर हमारे लिए ऑटोमेटिक। तो जो बेनिफिट है वो यही है सॉफ्टवेयर से। डेप्रिसिएशन आपको पता ही है, डेप्रिसिएशन मतलब होता है किसी जो हमने एसिड परचेज की है उसकी जो वैल्यू कम हो रही है, वो हमारा क्या, डेप्रिसिएशन, अंग्रेजी भाषा में डेप्रिसिएशन बोलते हैं, हिंदी में ह्रास बोलते हैं, ह्रास। ठीक है। तो डेप्रिसिएशन के मेथड है, चिंता करने की बात नहीं है, ये चीज समझ लेंगे अपन।
तो डेप्रिसिएशन लगता कैसे, वो लगाते क्योंकि किसी भी चीज की लाइफ साइकिल होती है, हमारी भी लाइफ साइकिल है। एक इंसान जन्म लेता, 50 साल, 60 साल, 100 साल, 120 साल, ऐसा तो नहीं कोई 500 साल से जीवित हो, नहीं है ना। ये लाइफ साइकिल लेते हैं, छोटे होते हैं, बड़े होते हैं, बड़े होते हैं और बड़े होते हैं, फिर उसके बाद बड़े नहीं होते। जैसे हम, मेरी हाइट बढ़ गई, अब इस थोड़ी और बड़ा हो जाऊंगा, मैं लंबा होता जाऊंगा, नहीं, ठीक है, तुम्हारी हाइट बढ़ गई तो इतनी ही रहती है। फिर हम मोटे हो जाते हैं, खाना ज्यादा होगे मोटे रहोगे, खाना कम खाओगे तो फिर पतले रहोगे, हो जाता है सर, लेकिन लंबाई चौड़ाई नहीं बढ़ती। तो ऐसे मशीन का होता है। मशीन का क्या होता है कि मशीन में उसकी क्षमता घटती जाती है, इंसान की भी होती है। आज अगर मैं 10 किलोमीटर दौड़ लूंगा तो 50 साल की उम्र में थोड़ी दौड़ पाऊंगा, ये मैं दौड़ सकता हूँ अगर मैं रेगुलर प्रैक्टिस में। तो मशीन की लाइफ साइकिल कम हो जाती है, इसीलिए हम उस पर टैब लगाना पड़ता है, ताकि हमारा जब हम उसको बेचेंगे तो हमें जो नुकसान हो कम दिखे। नुकसान तो होता है, लेकिन यूज भी तो हर साल किया, तो नुकसान वो हर साल का होगा ना। तो हर साल अगर हम उसके खर्चे में डालते रहे, तो जब हम आखिरी साल में उसको बेचेंगे तो उसकी लागत बहुत कम होगी, मतलब उसका नुकसान कम दिखेगा। तो हम दिखाना ही चाहते हैं ना कि नुकसान कम दिखे। जैसे प्राइवेट स्कूलों में बताते हैं ना कि बच्चे को पास कर देते हैं, इसीलिए कर देते हैं, हाफ ईयरली उन्होंने बना रखा है सिस्टम, कहीं ना कहीं नंबर वाकर जोड़ जाड़ के भैया को इतने नंबर तो कर ही देना। और आप तो गवर्नमेंट में भी कर देते हैं, लेकिन पहले गवर्नमेंट में फेल कर देते थे, क्यों? क्योंकि वो एक एग्जाम लेते थे, फाइनल एग्जाम, उन्हें ना हाफ ईयरली सेकंड ईयर कुछ नहीं, एक एग्जाम ले रहा। अब एक एग्जाम में फेल हो गया तो फेल हो गया, तो यहाँ तो इधर चिपका दिए तो इधर चिपका दिए, कहीं ना कहीं उसको एडजस्टमेंट बना लो। कंप्यूटराइज अकाउंटिंग हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमारा टाइम बचता है, ठीक है, गलतियां कम होती हैं, और पैसा भी बचता। और दूसरा क्या होता है, हमें बिजनेस की रिपोर्ट है वो चुटकियों में मिल जाते हैं। जैसे अब मैंने कहा ना, कुछ भी हम काम करते हैं अपने आप रिपोर्ट तैयार होती रहती है, और मैनुअल में आपको सब खींचने पड़ते हैं। अभी पूरी जनरल की थी, फिर पोस्टिंग कर दे, फिर ट्रायल बैलेंस बनाते, फिर ट्रेडिंग बनाते, फिर प्रॉफिट लॉस, फिर बैलेंस शीट, इतनी कहानी पढ़नी पड़ती है। लेकिन क्योंकि हम सॉफ्टवेयर यूज करें, टेक्निकल यूज करें, तो आप डेबिट और क्रेडिट करो, खत्म, अपने आप आपके लिए तैयार हो जाए, ठीक है। तो वो हम क्यों कर रहे हैं, वो चीज एडवांटेज हुई, अर्थमेटिकल एक्यूरेसी रहती है, मतलब मैथमेटिकल गलतियां कम होती है, कंप्यूटर कर रहा है तो गलती कम होगी, ठीक है। टाइम सेविंग है, एक ही बार में आप कितने सारे भी ट्रांजेक्शन कर सकते हो। और मल्टी रिपोर्ट टाइमली बेसिस, जो आपको रिपोर्ट चाहिए वो टाइमली बेसिस पे आपको मिलती है, मल्टीपल है बहुत सारी। तो इस प्रकार हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है उसकी समापन हो चुका है कि नहीं? तो इस चैप्टर में हमने क्या क्या सीखा? इस चैप्टर में हमने सीखा कि अकाउंट है क्या, डेबिट क्रेडिट कैसे करते हैं, है कि नहीं, और फाइनेंशियल रिपोर्ट क्या क्या होती है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट रिपोर्ट एक ही बात होती है। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट हमारी प्रॉफिट लॉस ट्रेडिंग बैलेंस शीट की हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ठीक है। तो चैप्टर हो गया क्लोज। अब आप क्या करना, ये वीडियो में आपको लिंक ग्रुप में डाल दूंगा यूट्यूब पे, तो इसको आप देख लेना, और कुछ इशू हो तो